नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के विषय हिंदी की, जिनकी चौथी इकाई है चंद्रशेखर आजाद। आज हम इस गद्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यह जो गद्य है वे लिखा है सद्गुरु शरण अवस्थी ने, और इस गद्य का साहित्य प्रकार है संस्मरण। लेखक का परिचय देखें तो नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए सद्गुरु शरण अवस्थी का लेखन कार्य उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। तो उन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से अपने एक अनुभव को या तो अपनी यादों को हमारे समक्ष रखा है। बात करते हैं प्रस्तुत गद्य के शीर्षक की, जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आप सभी ने इस व्यक्ति का नाम सुना है या तो उनके बारे में कुछ ना कुछ माहिती आप सबको प्राप्त है। तो देखते हैं कि प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन व्यक्तित्व का परिचय दिलाया है, तो उनकी निडरता जैसे गुणों पर दृष्टिपात किया है। तो उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने यहाँ प्रकाश डाला है, जिनका हमें अभ्यास करना है। तो पाठ की समझूती से पहले हम इस गद्य का जो साहित्य प्रकार है संस्मरण, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर संस्मरण किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, या तो संस्मरण में कौन से विषयों को लिखा जाता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानते हैं संस्मरण के बारे में। तो संस्मरण क्या है, उनको देखते हुए कहे तो महत्वपूर्ण घटनाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख जिसमें रहता है, जिन्हें संस्मरण कहा जाता है। इन्हें हम अधिक स्पष्ट रूप में जानें तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण में लेखक अतीत में से कुछ रमणीय बातों को अपनी कल्पना, भावना और व्यक्तित्व की विशेषताओं से मिलाकर प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करता है, और उनके वर्णन में उनकी अनुभूतियां रहती है। संस्मरण के लेखक के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति वस्तु का साक्षात्कार किया हो जिसका वह संस्मरण लिख रहा है। संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को, घटनाओं की स्मृति पर आधारित रोचक अभिव्यक्ति की जाती है। तो संस्मरण में मुख्यतः बीती बातें याद की जाती है और उसमें भाषा का प्रभुत्व अधिक रहता है। संस्मरण केवल उसी व्यक्ति अथवा घटना आदि पर लिखा जा सकता है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। जब किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति आदि से संबंध स्मृतियों पर से समय की धूल सहसा हट जाती है और अतीत के सभी चित्र साकार होकर इस रूप में हमारे सामने आते हैं कि हम उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए बाध्य हो उठते हैं, तब जिस साहित्य रूप की सृष्टि होती है उसे संस्मरण कहा जाता है। इस तरह हम कहें तो हिंदी साहित्य में संस्मरण आधुनिक काल की एक विद्या है। संस्मरण अतीत पर आधारित होता है। इस तरह कहे तो संस्मरण में लेखक अपनी यात्रा, जीवन की घटना, रोचक पल आदि जितनी रोचक यादें होती है, उन घटनाओं को लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर आधारित रहती है। इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता। संस्मरण में लेखक अपने जीवन की न भूलने वाली घटना का वर्णन करता है, और वे वर्णन चित्रात्मक शैली में लिखना संस्मरण की एक विशेषता मानी गई है। शब्दों के माध्यम से उन बातों को चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करना होता है, जिन्हें हम संस्मरण के रूप में ही जानते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में संस्मरण आधुनिक काल की एक श्रेष्ठ विद्या है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई अपनी स्मृतियों को यहाँ प्रकट किया है और उनके जीवन व्यक्तित्व का परिचय देने के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण गुण, निडरता या तो देशभक्त जैसे गुणों पर प्रकाश डाला है, जिनका परिचय अब हम देखते हैं। पाठ की समझूती से पहले हम चंद्रशेखर आजाद का थोड़ा परिचय देखें तो चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह
सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से एक थे। कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ में न आने का प्रण लेने वाले निर्भय देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का सही नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। तो उनका प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुबल्य क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ था। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। तो उनकी आज्ञा पर ही वे संस्कृत का अभ्यास करने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस चले गए थे। सन 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई तब वे 15 वर्ष के थे और 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था, जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था। जब उन्हें चाबुक के घाव पड़े तब वे प्रत्येक चाबुक पर उन्होंने भारत माता की जय का नारा उच्चारा था। यहीं से चंद्रशेखर का नाम आजाद पड़ गया। जब 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया तब इस घटना ने आजाद को दुखी कर दिया। इस आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधाराओं में काफी बदलाव आया और उनके बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी तरह देश को मुझे स्वतंत्रता दिलानी है। एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल की संस्था पर राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आजाद इस दल और बिस्मिल के विचारों से प्रभावित हुए थे। चंद्रशेखर आजाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने आजाद को अपनी संस्था का सदस्य बना लिया। अंग्रेज सरकार की धन की चोरी और डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देकर चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के लिए संस्था के लिए धन एकत्रित किया करते थे। आजाद का यह स्पष्ट मत था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब जलियांवाला बाग के अमानवीय घटनाक्रम जिसमें हजारों बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई, उन हजारों बेगुनाहों की अकारण ही मृत्यु हो गई, इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत ही दुखी कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हिंसा को ही अपना मार्ग बना लिया। उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों को भी प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ कर दिया। ओल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों के साथ आगामी क्रांतिकारी योजनाओं के विषय में जब चंद्रशेखर बात ही कर रहे थे कि इतने में ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। परंतु बिना डरे उन्होंने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। दोनों ओर से गोलियों की बरसात होने लगी, परंतु जब चंद्रशेखर के पास एक ही गोली बची तो उन्होंने इस बात का यकीन हो गया कि पुलिस का सामना करना अब उनके लिए कठिन है। तब जिंदा पुलिस के हाथ में न आने के अपने प्राण को निभाते हुए बची हुई आखिरी गोली खुद को ही लगा देते हैं। अंग्रेज उनके जीवित होने पर तो उनसे डरते ही थे, परंतु उन पुलिस के भीतर चंद्रशेखर आजाद का इतना डर घर कर गया था कि उनके मृत शरीर के पास जाने से भी वे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उनके शरीर पर गोली चलाकर निशंक होने के बाद ही उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार आजाद के जीवन का अंत आया, जो एक सही मायने में हम कहे तो स्वतंत्र सेनानी थे। लेखक के मन में चंद्रशेखर के प्रति कितना गहरा प्रभाव था, उनकी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी, उनकी बात उन्होंने हमें इस गद्य में बताई है। और प्रस्तुत संस्मरण में हम कहे तो लेखक को चंद्रशेखर आजाद के लिए स्वर्गीय संबोधन करने में भी गहरी चोट पहुंचती है। इस संस्मरण के माध्यम से आजाद के जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व के गुणों को हमारे सामने रखते हुए वे स्मृति और विस्मृति की बातों को समझाते हैं। चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई संस्मरण की बातों से उनके विरल व्यक्तित्व, निर्भयता के गुण आदि को उजागर करते हुए वे उन्हें यहाँ याद करते हैं। इस संस्मरण के प्रारंभ में लेखक स्मृति और विस्मृति का विवरण करते हैं और आजाद के चले जाने के बाद उनके मन में जो गहरी चोट लगी है
उसके कारण आजाद के लिए स्वर्गीय संबोधन करना भी लेखक के लिए कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि उनके जैसे महान देशभक्त इस दुनिया में न रहने की बात लेखक को बहुत चोट पहुंचाती है। और इस संदर्भ में लेखक स्मृति और विस्मृति का विवरण करते हैं। गद्य की शुरुआत में ही उन्होंने हमें स्मृति और विस्मृति के विशेषता या तो उनके महत्व को समझाया है। पाठ की समझूती को हम देखते हैं तो पढ़ते हैं कि लेखक कहते हैं उन्हें स्वर्गीय कहते हुए चोट लगती है। लेखक जब चंद्रशेखर आजाद को स्वर्गीय मानते हैं या तो उन्हें सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि देते हैं तो उन्हें गहरी चोट लगती है। और वे कहते हैं कि न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी है, उनकी अचानक याद क्यों आ चुकी है। भूलना एक महान गुण है। उन्होंने एक इस छोटे से वाक्य से गहरी बात को हमारे समक्ष रखा है और वे कहते हैं कि भूलना वह तो एक महान गुण के समान है। प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने और भूलने जैसी दो विलक्षण शक्तियां प्रदान की है। कई सुखदायक और आनंददायक क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य आजन्म याद रखता है, पर कुछ ऐसी दुखदायी घटनाएं होती है जिन्हें वह याद रखना भी नहीं चाहता, पर वे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये भी विस्मृति हो जाती है। मनुष्य का मन मस्तिष्क इन कष्टकारी घटनाओं को भूलने के बाद हल्का हो जाता है। जिस तरह प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने का वरदान दिया है, उसी तरह उसे भूल जाने का भी गुण भी दिया है। इस तरह हम कहें तो भूलना मनुष्य का सचमुच एक महान गुण माना जाएगा। तो आगे वे कहते हैं कि वह समय का विस्तार कहा जाएगा, स्मृति के बोझ का वह विश्राम स्थल कहा जाएगा। यदि व्यक्ति कुछ बातों को भूलना चाहता है तो वे उनके लिए समय का एक विस्तार होगा या तो उनकी स्मृति के बोझ का विश्राम होगा। शरीर में लगे हुए खरोच, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते हैं और भरते हैं, पर मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। यहाँ हम कहें तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जब भी कोई खरोच आती है तो वे समय के साथ साथ भर जाती है, परंतु मन और हृदय पर लगी हुई चोट को यदि दूर करना है, उन आघात को दूर करना है, तो वे विस्मृति के सहारे ही दूर किया जा सकता है। स्मृति का अर्थ होता है याद। हमारे जीवन में कुछ ऐसी सुखदायक घटनाएं घटती है जिनकी अमिट छाप क्षणों के श्रृंगार के समान रह जाती है, उन्हें भुलाने से भी नहीं भुलाई जा सकती। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिनको भूलना ही बहुत ही जरूरी होता है, जो विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाती है। तो लेखक आगे कहते हैं कि स्मृति की तीव्रता यानी कि स्मृति को यदि हम मजबूत किस तरह बना सकते हैं, तो वे कहते हैं कि शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से ही हम स्मृति की तीव्रता को बढ़ावा दे सकते हैं। और विस्मृति का वरदान हमें किस तरह प्राप्त हो सकता है? संतों के सत्संग और अनुष्ठान से प्राप्त हो सकता है। यदि हम विस्मृति की बात करें तो विस्मृति मनुष्य को ईश्वर की ओर से प्राप्त हुआ अमूल्य वरदान है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कष्टकारी घटनाएं घटित रहती है। ये घटनाएं कुछ समय तक मनुष्य के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है, पर ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों उनका प्रभाव कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये उसके मन मस्तिष्क से उतर जाती है और मनुष्य हल्का महसूस करने लगता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती रहती है। मनुष्य को प्रकृति का यह अनुपम वरदान प्राप्त हुआ है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य क्या करता? इन घटनाओं को हमेशा याद करते हुए कूदता रहता और उनका जीवन नर्क बन जाता। इसलिए कहा जाता है कि विस्मृति मनुष्य को मिला हुआ एक वरदान है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हुई होती तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुदेरते रहते और उनका जीवन कोट की खाज की तरह बन जाता। कोट की खाज बन जाना यह एक कहावत है, यानी कि कष्ट के बाद कष्ट उनके जीवन में आते रहते और उनको याद करते करते उनका जीवन बर्बाद हो जाता। वे उन घावों को कुदेरते कुदेरते अपने जीवन को नष्ट कर देता। इसीलिए उनके इन कष्टदारी बातों को भुलाने के लिए विस्मृति ही वरदान के स्वरूप है। और लेखक
यहाँ उन दोनों की विशेषता और महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जिस तरह कुछ स्मृतियाँ सुखदायक होती है तो कुछ कष्टकारी घटनाओं को विस्मृति के सहारे ही दूर किया जा सकता है और उनके जीवन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। यहाँ लेखक इन दोनों के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि स्मृति की तीव्रता हम शास्त्रों के अध्ययन या तो स्वाध्याय के सहारे प्राप्त कर सकते हैं, तो विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से ही प्राप्त होता है। तो आगे वे क्षण के बारे में बताते हैं, यानी क्षण की विशेषता को समझाते हैं। लेखक ने इस संस्मरण के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों, अपने साथ जुड़ी हुई स्मृतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और वे बताते हैं कि क्षण समय का क्या है, आवर्तन है। क्षण आते हैं चले जाते हैं, वे समय का चक्र चलता ही रहता है, जिनमें कुछ स्मृतियाँ अपनी अमिट छाप छोड़कर चली जाती है और उनमें से कुछ बातों को विस्मृति के सहारे ही दूर किया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद के साथ अपनी स्मृतियों को यहाँ याद करते हुए वे कहते हैं कि समय के साथ साथ वे स्मृतियाँ कहीं गायब तो हो गई है, परंतु आज फिर भी उनकी याद आ रही है। वे बताते हैं कि क्षण क्या होते हैं, यानी जीवन में क्षण की क्या विशेषताएं होती है। तो वे कहते हैं कि समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते हैं और चले जाते हैं, यानी समय का आवर्तन हमेशा चलता रहता है, जिनमें इन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियां जुड़ी रहती है। सुखद स्मृतियां क्षणों का श्रृंगार बन जाती है, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप बन जाती है। वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार मानी जाती है। उनके लिए विस्मृति भी समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। लेखक कहते हैं कि समय का चक्र तो हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति के जीवन में कुछ सुखद घटनाएं स्मृति के तौर पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है, तो कुछ दुखद घटनाओं को विस्मृति के सहारे ही दूर किया जा सकता है। धुले हुए पाटव के भीतर से कुछ आकार झांककर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं, यानी कि स्मृतियों की सुखद घटनाएं कभी कभी अपने भीतर से झांककर रूपरेखा का परिचय कराती रहती है। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे वे कितने सुखमय हो, तो वे आकार कभी कभी अभिशाप के रूप में भी हो सकते हैं, जो विस्मृति के सहारे ही दूर किए जा सकते हैं। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य होती हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों के श्रृंगार के समान है। यहाँ हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके क्षणों की छाप या तो उनकी स्मृतियाँ हमारे लिए एक तौर से सुखदायक है। उनके लिए विस्मृति भी समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। ऐसे व्यक्ति के यादों को भुलाने के लिए विस्मृति भी कुछ समय के लिए क्या करती है, समय की प्रतीक्षा करती है। उनके सत्वत्व के भाव या तो उनके विरह की स्थिति मन के भावों को उजागर कर देती है, उनकी आंखों में आंसू ला देती है। यहाँ लेखक चंद्रशेखर आजाद को ऐसे ही एक व्यक्ति मानते हैं जिनके स्मृतियाँ उनके जीवन में उनके लिए सुखदायक रही है और उनके प्रति उनके मन में गहरा लगाव भी था, जो उन्हें स्वर्गीय कहने से उनके मन को दुखी कर देते हैं। तो आगे हम देखें कि यहाँ पर लेखक ने क्षण की विशेषता को बताया है और वे कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुछ व्यक्ति, कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियाँ समय के बदलते चक्र के साथ भी उनके मन में छवि अंकित के रूप में रहती है, जो समय समय पर उन्हें कभी कभी उनकी याद दिलाती रहती है। और कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें बुलाने के लिए विस्मृति का ही सहारा लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे। इस वजह से लेखक कहते हैं कि मेरी उनकी अनेक बार उनसे मुलाकात हुई है।
जहाँ कहीं भी वे उनसे मिलते थे उनके साथ उनका एक अग्रज के समान ही मान रहा है। उनको हम देखें तो लेखक आगे बताते हैं कि चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मेरे मन का पुण्य के समान है। मैं उन्हें कई बार मिल चुका हूँ और इसलिए वे कहते हैं कि मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई है। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण मुझे वे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण मुझे मिलते थे, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया है। लेखक कहते हैं कि वे मेरे भाई के मित्र होने के कारण मेरी उनसे अनेक बार मुलाकात होती रहती थी। वे चाहे कहीं भी मिलते थे, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, किसी के घर पर हो, सड़क पर हो, दिन के किसी भी क्षण जिस समय वो मुझे मिलते थे, हमेशा उनका मेरे प्रति आदर एक बड़े भाई के समान ही था। और उनके बारे में आगे बताते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया है। तो लेखक यहाँ क्रांतिकारियों का परिचय देते हुए कहते हैं कि क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं। वचन के बड़े कृपण होते हैं, यानी कंजूस होते हैं, और मंतव्य के वे बड़े गोप्य होते हैं। वे अपने विचारों को, अपने इरादों को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करते। वे अपने शब्दों से हमेशा कृपण ही रहते हैं। अपने आयोजन, अपने मन के मंतव्य या तो विचार लोगों के समक्ष कभी नहीं लाते हैं। उनका एक ही मात्र लक्ष्य रहता है कि दुश्मनों के हाथ से या तो दुश्मनों की गुलामी में से हमारे देश को किसी भी तरह से स्वतंत्रता दिलानी है। इसलिए वे हमेशा जो भी कार्य करते थे उनको गोप्य रखते थे। चंद्रशेखर आजाद भी ऐसे ही वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के गोप्य थे। परंतु लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव या तो अलगपन का भाव नहीं रखा है। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे बिल्कुल ही निडर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्हें किसी भी बात का कभी डर नहीं था। वे हमेशा आत्मनिर्भर रहते थे और आत्मविश्वास से अपना कार्य करते रहते थे। वे निश्चिंत थे कि जीते जी किसी के भी हाथ नहीं आ सकते। उतने वे आत्मविश्वासी भी थे। तो कटी से लटकते हुए दो माउजर पिस्तौल, कटी यानी कमर पर लटकी हुई दो माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। और वे हमेशा कहते थे कि जिंदा कभी पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे। उन्हें अपने कमर पर दो माउजर पिस्तौल थे, उन पर उन्हें काफ़ी भरोसा रहता था। जिस किसी के घर पर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चित रखते थे। हम कहें तो हमारे देश में कई ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो अपने कार्य गोप्य रूप में करते थे, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के शासन में कुछ भी इस तरह कार्य करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्हें या तो ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिनको गांव या तो शहरों में उनके रिश्तेदारों के घर में छिपाना पड़ता था। उनकी इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती थी ताकि वे अपने आयोजनों पर खरे उतर सके। तो इसीलिए जब भी उन्हें किसी अपने रिश्तेदारों के घर पर छुपा कर रखते थे और जब उन्होंने अपने आप से स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर पहुंचकर ही तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई भी आपत्ति न आ सके। लेखक कहते हैं कि हम लोगों ने जब भी उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की थी, उसे वे हमेशा निश्चित रखते थे। जब भी ऐसा कुछ होता कि दुश्मन उन पर आक्रमण करते या तो उन पर वार करते, तो उनका वे किस तरह उत्तर देते थे, तो वे उन लोगों को बिल्कुल ही निश्चिंत रखते थे। उनके घर से दूर कहीं जाकर ही वे तमंचे यानी बंदूक बजाते थे। अपने आश्रयदाता पर वे कोई भी प्रकार की आपत्ति आने देना नहीं चाहते थे। वे हमेशा उनको सुरक्षित ही रखना चाहते थे। तो हम कहें कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें यह आंदोलन बंद करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, जिनके कारण
चंद्रशेखर आजाद और कई ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्हें बहुत ही दुख पहुंचा। वे इस तरह अहिंसा वृत्ति में विश्वास नहीं रखते थे। वे ऐसा ही मानते थे कि यदि देश को किसी भी तरह आज़ाद कराना है तो हिंसात्मक प्रवृत्ति का भी सहारा लेना पड़ेगा। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को ही अपना एक हिंसात्मक वृत्ति का एक क्रांतिकारी मार्ग ही अपना लिया। लेखक कहते हैं कि जब मैंने उनके इन हिंसात्मक वृत्तियों पर काफ़ी बुराई बताई तो उन्होंने मुझे कई बार समझाने के प्रयत्न किए थे और हिंसात्मक वृत्ति को सही बताया था। आगे वे कहते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्वार्थता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की थी, परंतु हम दोनों का पारस्परिक आदर एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य एकमात्र ही था कि किसी भी तरह देश को आज़ादी दिलाना, यानी हमारे देश की सुरक्षा करना। इसलिए जब उन्होंने महात्मा गांधी जी की अहिंसा की निरस्ता पर मुझे घंटों समझाया और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की, फिर भी हम दोनों का एक दूसरे के प्रति आदर बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने अपने इरादों पर मजबूत थे। हम दोनों की विचार सरणी चाहे अलग हो, परंतु हमारे रास्ते, हमारी मंजिल एक ही थी, हमारा लक्ष्य एक ही था कि किसी भी तरह से देश को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराना है। इस तरह हम दोनों अपने अपने विचार में ईमानदार होने के कारण हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया। मेरा विचार तो सिर्फ केवल तर्क का श्रृंगार था, मानसिक प्रत्यय मात्र था, परंतु उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। लेखक उनके मन की बातों को बताते हुए कहते हैं कि मैं तो देश को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ तर्क का श्रृंगार ही पहचानता था। उनके जैसी व्यवहारिक शक्ति या तो उनके विचार शक्ति मुझ में न थी। मेरा तो सिर्फ तर्क था, परंतु उनका विचार तो कर्म की शोभा के प्रकट करना था। वे हमारे देश को किसी भी तरह से आज़ाद दिलाना चाहते थे, इसलिए मेरे तर्क को वे अधिक महत्व नहीं देते थे। उनका कार्य तो सिर्फ देश को आज़ादी दिलाना था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था। लेखक कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना सरल था, या तो उनके व्यक्तित्व में इतनी शारीरिक शक्ति थी कि यदि मैं उनके बताए हुए कार्य करने के लिए विरोध करता या तो मैं ना भी इच्छता तो भी उनके कार्य में आसानी से कर देता था और उनके कार्य करने में मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था। इस तरह हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इतना ही लगाव था। मैं उन्हें अपने छोटे भाई के मैं उन्हें अपने छोटे भाई के द्वारा ही उन्हें समझता था, यानी कि उनके रूप में ही उन्हें पहचानता था, तो वे मुझे बड़े भैया के रूप में पहचानते थे। इस तरह हमारा एक दूसरे के प्रति आदर बढ़ता ही रहता था। तो आगे वे बताते हैं कि क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य और मेरे परिचय के अंतरकाल में ही हुए हैं, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत देते थे, मेरी मुद्रा में उनका अनुमोदन न देकर प्रसंग टल जाया करता था। लेखक और आगे बात करते हुए कहते हैं कि क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य मेरे परिचय में हुए थे, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे कोई संभव न लगा। तो जब वे मुझे कोई भी ऐसे छोटे बड़े संकेत देते थे और मेरा अनुमोदन ना देखकर, मेरा उनके प्रति कोई भाव ना देखकर, वे प्रसंग वहीं टल जाया करता था। लेखक यहाँ चंद्रशेखर आजाद के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रभावों को हमारे समक्ष रखते हैं। वे कहते हैं कि मैंने उनके विस्फोटक कार्य को भी देखा है, तो कभी मेरे उनके प्रति भाव ना देखकर वे मुझे कुछ समझाने का प्रयत्न करते थे, परंतु भाव ना देखकर वे प्रसंग वहीं टल भी जाया करता था। और वे कहते हैं कि उनका शरीर एक शक्तियों का पुंज के समान था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति देखे ही बनती थी। वे अपने आप पर ही आत्मनिर्भर रहते थे।
उन्हें अपने आप पर इतना विश्वास था कि वे देश को आज़ादी दिलाकर ही रहेंगे। उनके मन में एक आत्मविश्वास था। उनका शरीर शक्तियों का पुंज था और वे हमेशा अपने आत्मनिर्भर ही रहते थे। लेखक कहते हैं कि उनकी स्फीत शिराओं में गर्म रक्त का भरपूर प्रवाह बहता ही रहता था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। लेखक यहाँ चंद्रशेखर आजाद के अन्य गुणों को बताते हुए कहते हैं कि उनके कार्यों की शोभा उनकी मुखरता थी। वे जो कार्य करते थे वे ही उनके कार्यों को प्रदर्शित कर देते थे, वही उनकी वाणी थी। परंतु उनकी वाणी तो कैसी थी? मौन थी। वे कभी अपने कार्यों को अपने मुख से नहीं बताते थे। वे अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करते थे, परंतु वे जो भी कार्य करते थे उनसे ही उनकी वाणी प्रचलित होती रहती थी। यानी वे अपने कार्यों के द्वारा ही अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं मानते थे, वे कार्य करके ही लोगों को दिखाने में ही मानते थे। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति अपने इरादों से मजबूत हो, अपने मन पर आत्मविश्वासी हो, तो वे चाहे कोई भी कार्य को सरल कर सकता है। इस तरह हम कहें तो वे बहुत ही आत्मनिर्भर वाले व्यक्ति थे। यहाँ लेखक उनके रूपों को बताते हुए कहते हैं कि मैंने उन्हें अलग अलग रूपों में कई बार देखा है और वे जिस तरह अलग अलग परिधान पहनते थे उनमें वे काफ़ी अलग ही दिखते थे। हर पहनावे में वे बहुत ही अच्छे दिखते थे। आगे बताते हैं कि न जाने मैंने कितने ही रूपों में उनको देखा है। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खादी के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वे वैसे ही खिल उठते थे। असाधारणतया या तो हम कहें कि साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाले धोती ही पहनते थे। परंतु मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरे पंजाबी परिधान यानी परिवेश में भी देखा है। मैंने उन्हें अलग अलग रूप में देखा है। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे बहुत ही अच्छे दिखते थे। लेखक ने यहाँ उनके अलग अलग व्यक्तित्व या अलग अलग रूपों को अलग अलग परिधान वाले रूपों को यहाँ हमारे समक्ष बताया है कि वे जिस भी परिधान में आते थे या तो जिस भी वेश में वे थे वे बहुत ही अच्छे लगते थे। उनको उन्होंने अलग अलग रूपों में भी देखा है। तो हम कहें कि लेखक आगे बताते हैं कि जो दुश्मनों को अपनी शक्ति के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा ढेर कर देते थे वे हृदय से भी बहुत ही मक्खन की तरह कोमल भी थे। अपने कार्यों के द्वारा उनको देखे तो वे बहुत ही वीर या तो क्रांतिकारी दिखने वाले व्यक्ति अंदर से यानी भीतर से भी कोमल हो सकते हैं। उनकी बात को लेखक ने यहाँ बताया है। उन्होंने कहा कि कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। लेखक यहाँ चंद्रशेखर आजाद के आंतरिक बाह्य दोनों गुणों को हमारे समक्ष रखते हैं। वे कहते हैं कि मैंने उन्हें उनका कठोर व्यक्तित्व भी देखा है, उनको हिंसापूर्ण कार्य करते हुए भी देखा है परंतु मैं कहूँ कि उनके भीतर मक्खन सदृश कोमल भी मैंने अच्छी तरह देखा है। उनका मन करुणा और दया से भी भरा हुआ है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उनका एक लक्ष्य राजनीतिक अपराध और भारत को स्वतंत्र दिलाने का ही उनकी इच्छा दिखाई देती थी। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि किसी भी तरह अपने देश को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराना है, ब्रिटिश शासन से उन्हें स्वतंत्रता दिलानी है। तो उनका एक ही मात्र यही लक्ष्य रहता था। उनकी एक ही मात्र इच्छा थी कि किसी भी तरह अपने देश को आज़ादी दिलाए। इसी तरह वे हमेशा कठोर दिखते थे या तो हिंसात्मकपूर्ण कार्य करते रहते थे, परंतु उनको भीतर झांक कर देखे तो उनका हृदय मक्खन के समान कोमल था। उनमें मानवता के प्रति करुणा भी थी या तो उनके मन में लोगों के प्रति दया भी थी। उनका मन कोमल की तरह मक्खन की तरह कोमल था।
तो आगे लेखक कहते हैं कि उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी उसका आलंबन विदेशियों के पशु बल की अकड़ थी। यानी कि उनके बाह्य दिखावे में जो कठोरता थी वे दुश्मनों के इस प्रकार के पशु बल के कार्यों को वे दूर करना चाहते थे, इसलिए बाहर से वे अत्यंत कठोर दिखाई देते थे। आगे वे कहते हैं कि अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके प्रति उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे। यानी कि वे बताते हैं कि अपने देश के जो निरीह यानी निर्दोष मनुष्य उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। लेखक बताते हैं कि क्रांतिकारी विस्फोटक कार्यों में कुछ ऐसे निर्दोष व्यक्ति थे जो उनके क्रांति के मार्ग में आकर सदैव के लिए मृत्यु उनकी हो जाती है या तो वे नष्ट हो जाते थे। ऐसे लोगों के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति रहती थी और उन लोगों के प्रति लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आंखों में आंसू थे, उनके प्रति लगाव था, उनके प्रति सहानुभूति थी। तो पर वे कहते हैं कि ऐसे कुछ निर्दोष प्राणियों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले ऐसे चंद्रशेखर आजाद के उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता था। वे कहते हैं कि हमारे देश को नष्ट करने वाले ऐसे पशु वृत्ति वाले जो दुश्मन थे उनके प्रति दया दिखाना एक तरह से कायरता है और उनको माफ कर देना दूसरा नाम आपत्ति के रूप में है। वे कहते हैं कि हमारे देश को नष्ट करने वाले दुश्मनों को यदि दया दिखाया जाए तो वे हम कायर के समान है, यदि उनको माफ किया जाए तो वह हम अपने पर ही आपत्ति को न्योता देते हैं। इसीलिए वे दुश्मनों को कभी माफ करने में नहीं मानते थे। ऐसी वृत्तियों को या तो उनको माफ करने वाले लोगों को वे कायर समझते थे। आगे वे कहते हैं कि मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी कार्य पद्धति ही समीचीन है यानी योग्य है। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में लोगों के प्रति जो दया की भावनाएं थी या तो कभी मैं लोगों को माफ कर देता था या तो मेरे जैसे ऐसे लोग थे जो दुश्मनों के कार्य को भी नजरअंदाज करके उनको माफ कर देते थे, तो ऐसे लोगों के प्रति वे विरोध करते थे और उन्होंने कई ऐसे परिणाम द्वारा साबित भी कर दिया था कि चंद्रशेखर आजाद के कार्य ही योग्य है, मेरे जैसे दुहाई देने वाले के कार्य नहीं। तो आगे वे कहते हैं कि ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास बिल्कुल ही समय न था। वे ऐसी बातों को हमेशा क्या करते थे, मानने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं थे। वे कहते हैं कि इस तरह के तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे, समय का बर्बादी समझते थे। ईश्वर, धर्म, पाप पुण्य जैसे विषय पर बातें होती तो उनको वे क्या करते थे, छोड़ देते थे। ऐसी बातों को मानने वाले वे व्यक्ति नहीं थे, उन्हें समय की बर्बादी ही समझते थे। उनके लिए उनके पास इन सभी बातों के लिए उनके पास किसी भी प्रकार का समय नहीं था। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, कोई ढिलास, यदि कार्य के प्रति कोई डर, बुद्धिवान या पलायनवाद को वे अवसर मिले तो उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। यदि कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति कोई भी कार्य में ढिलास दिखाए, पलायनवाद करे या तो कार्य करने से डरे तो उनके प्रति वे हमेशा विरुद्ध रहते थे। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे बातों के विरोधी थे और वे कुछ धर्म की बातें, पाप पुण्य की बातें, इन सभी बातों के महत्व नहीं देते थे और उनको वे क्या समझते थे, समय की बर्बादी समझते थे। लेखक ने कहा कि इन सभी बातों के प्रति उनके मन में क्या मान्यताएं थी वे तो मैं नहीं जानता, पर मैं निर्विवाद यह कह सकता हूँ कि इन सभी बातों के वे बहुत ही विरोधी थे, जो अपने देश के कार्य के प्रति पलायनवाद को ग्रहण कर लेते थे। इन सभी लोगों के प्रति वे हमेशा विरोधी रहते थे। आगे वे बताते हैं
कि हाँ, पाप और पुण्य की अनेकार थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित मानते भी नहीं थे, परंतु जीवन की पवित्रता, उनका जीवन बहुत ही पवित्र था। उनका मन हमेशा निर्मल रहता था और उनका व्यक्तित्व नैतिक उच्चता से भरा हुआ था। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर देने वाले उनके हाथ स्पर्श में इतने कोमल और सुसंस्कृत भी हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वे पाप पुण्य की बातों को महत्व नहीं देते थे। इन सभी बातों में वे चाहे मानते भी हो या ना ही मानते हो, परंतु उनका जीवन बहुत ही पवित्र था। उनका व्यक्तित्व निर्मल था, या तो वे नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। कोई भी व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं कर सकेगा कि लोगों को इस तरह हिंसात्मक वृत्ति में डाल देने वाले, विस्फोटक कार्य करने वाले उनके हाथ इतने कोमल और सुसंस्कृत भी हो सकते हैं। उन्हें नज़दीक से पहचान कर ही उनके मन को समझा जा सकता था। लेखक कहते हैं कि मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण मैंने उन्हें कई बार देखा है, मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है, तो मैंने उनको बहुत ही करीबी से पहचाना है, उनको जाना है और उनकी स्मृति ही आज मुझे यहाँ याद आ रही है और उनकी स्मृति ही सजग हो उठी है। आगे वे कहते हैं कि मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनोहार मेरे सामने उसी तरह घूम रही है जब मैंने उनको मेरे सामने प्रत्यक्ष देखा था। लेखक कहते हैं कि उनके बारे में मैं आज जो पंक्तियाँ लिख रहा हूँ तभी भी मेरे सामने उनकी छवि उसी तरह प्रत्यक्ष हो रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी है, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। उन्मूलित यानी जड़ से उखड़ना। लेखक कहते हैं कि आज वे हमारे समक्ष प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी लोगों के मन में उनके प्रति करुणा है, उनके प्रति एक अलग ही लगाव है, जिनके लिए वे उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से उनके प्रति लगाव को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि राजनीतिक उन्हें सराहते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी अर्चना या तो पूजा करते हैं। कई ऐसे लोग थे जिनके मन में चंद्रशेखर आजाद के प्रति एक अलग ही लगाव था। जब उनके न रहने पर वे सभी लोग उनके प्रति उनके मन में जो भावनात्मक लगाव है उनको अलग अलग माध्यम से प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावेंगे और उनके महत्व का निर्णय करेंगे, तो साहित्यकार उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना देंगे। संपादकगण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में उनके प्रति आंसू बहावे। लेखक कहते हैं कि परंतु मेरे ऐसे अलग दिखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें लिखने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही थे। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में उनके प्रति जो आज उनकी स्मृतियाँ सजग हो उठी है, उनके याद स्वरूप में उनको सराहते हुए कागज पर कुछ पंक्तियाँ लिखने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैंने तो उनको इतने निकट से जाना है, उनका इतना अनुभव किया है कि उनके प्रति विस्मृति तक पहुँचने के लिए उनकी स्मृतियों ही मैं आज उनकी पंक्तियों के माध्यम से अर्पित करता हूँ। लेखक कहते हैं कि मेरी पंक्तियों को उकसाने वाले भी चंद्रशेखर आजाद ही थे। उनकी विस्मृति तक पहुँचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ। यहाँ लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व को हमारे समक्ष रखते हुए कहा है कि चंद्रशेखर आजाद के प्रति कितने ऐसे लोग थे जिनके मन में उनके प्रति एक अलग ही लगाव था, जिस लगाव को वे
अपने अपने अलग अलग माध्यमों के द्वारा उनको भाव रूपी श्रद्धांजलि देते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने जिन्हें इतने निकट से जाना है, जिनको पहचाना है, और मेरी पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है, और उनको भुलाने के लिए उनकी स्मृति को आज इस पंक्तियों को ही अर्पित करता हूँ। हम कहें तो साहित्यकार है, या तो पत्रकार है, या तो कई ऐसे उनको याद करने वाले लोग अपने अपने अलग अलग माध्यम के द्वारा उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। उनके मन में उन लोगों के प्रति क्या लगाव था, उनको लेखक ने यहाँ बताया है। तो इस तरह हम कहें कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लेखक का जो भाव था, उनके मन में उनके प्रति जो आदर था, उन्होंने उनके संस्मरण के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट किया है और उनके विरल व्यक्तित्व को हमारे समक्ष रखा है। और उनकी याद के रूप में जो पंक्तियाँ हैं, वे ही उनको वे अर्पित करते हैं। इस तरह पूरे गद्य के आधारित हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और अधिक जानकारी देखी है, उनके विरल व्यक्तित्व को हमने देखा। विद्यार्थी मित्रों, यह गद्य यहाँ समाप्त होता है। इनके स्वाध्याय के जो प्रश्न है वे पाठ की समझौती के आधारित हम नोटबुक में लिखेंगे। यदि आप चाहें तो पूरा पाठ एक बार पढ़कर उनकी समझौती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।